दर्शकों 2024 अपने आप में कई मायनों में नवैत समेटे हुए था। देश ने नया राम मंदिर देखा, नया संसद भवन देखा, तीसरी बार मोदी को पीएम देखा, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान देखी, अखिलेश यादव की अब तक की सबसे बड़ी जीत देखी। लेकिन पूरी दुनिया को उलझा भी देखा और उस उलझन से बचकर निकलने की हिंदुस्तान के नेतृत्व की कोशिश भी देखी। लेकिन ये बीते साल की बात है, अब नया साल सामने है। न्यू ईयर में क्या होगा? संसदीय लोकतंत्र में एक एक सांसद देश की नींव की ईंट होता है, क्योंकि वो अकेला जरूर दिखता है लेकिन करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इस सांसदों का न्यू ईयर में क्या रेजोल्यूशन है देश के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, यूथ के लिए, संसदीय परंपरा के लिए वो क्या सोचते हैं, उनके पास क्या यूनिक आइडिया है? तो दर्शकों 2025 की राजनीति का नया साल कैसा होगा, आज सुनेंगे उनसे जिन्हें इस साल पहली बार संसद में कदम रखते इस देश ने देखा है। और आज हमारे साथ इस शो पर जुड़ रहे हैं 5 फर्स्ट टाइम सांसद। हमारे साथ आज बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल हैं, पहली बार दिल्ली की चांदनी चौक सीट से सांसद बने। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं राजेश वर्मा जी, सांसद हैं एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी से, ये बिहार के खगड़िया से सांसद हैं। श्याम कुमार बर्वे जी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, महाराष्ट्र के रामटेक सीट से सांसद हैं। पुष्पेंद्र सरोज सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जो कौशाम्बी सीट से सांसद जीत कर आए हैं। मालविंदर सिंह कांग सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, पंजाब के आनंदपुर साहब सीट से संसद में आए हैं। मैं पहले पूछना चाहती हूं सबसे यंग सांसद जो हैं पुष्पेंद्र सरोज जी से। पुष्पेंद्र सरोज जी, आप सांसद बनकर जब आए तो आपकी आंखों में कई सपने होंगे कि संसद कैसा होता है, अंदर जाकर क्या करूंगा, कैसी बातचीत होगी, कैसी डिबेट होगी। मैं पहले तो आपसे यही पूछना चाहती हूं कि पिछले 2 सत्रों में जो आपने संसद के अंदर देखा, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? धन्यवाद नविका जी, मुझे शो पे बुलाने के लिए, और इस शो के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को, आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मुझे याद है कि जब मैं संसद बन करके आया था तब मेरा आपके साथ इंटरव्यू पहला था, और तब मैंने कहा था मेरे कुछ प्राथमिक मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम संसद भवन में जा रहे हैं, देश के सबसे बड़े मंदिर में जा रहे हैं, तो वहां पे अपने लोगों की बात किस तरीके से हम मजबूती से रख सकें, वो हमारा सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए। पहले 2 सेशन बजट का हो या फिर अभी विंटर सेशन हुआ हो, हालांकि मैं बहुत यंग हूँ, एक पहली बार सांसद बन करके आया हूँ, तो जो उम्मीदें हैं वो तो काफी उम्मीदें हैं। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सीनियर लोगों से सीखने को मिली, काफी नए सांसद चुन करके आए, उनके भी भाषण सुने, और जब भी मुझे मौका मिला संसद भवन में अपने लोगों की बात रखने का, मैंने बहुत मजबूती से रखा। तो ये 2 हालांकि बहुत डिफरेंट मुद्दे रहे दोनों सेशंस में, लेकिन दोनों ही सेशंस अपने में अलग रहे और सीखने का बहुत अवसर मिला। तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी का, जिन जिन से मुझे सीखने का मौका मिला, और आने वाले सेशंस में भी कैसे सीखने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही, आपको सीखने का मौका मिला। तो राजेश वर्मा जी, आपने क्या सीखा? संसद के बाहर तो हमने थोड़ी बहुत मारपीट भी देख ली, अब ये सीखा या डिबेट के नए स्तर सीखे, मुद्दे कैसे उठाते हैं वो सीखा, या ऐसा नहीं लगा कि बहुत सा संसदीय कार्य का समय भेंट चढ़ गया बस राजनीति में? आपने क्या देखा, क्या सीखा, क्या आपके टेक अवेज हैं पहले 2 सत्र जो आपने देखे? जी, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज इस डिबेट का हिस्सा बनाया, और क्योंकि मैं पहली दफा सांसद बनकर आया हूं और मेरे परिवार में कोई राजनीति में कभी रहा नहीं,
तो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव ये था। और जिस तरीके से दोनों सत्र में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष अपनी बातों को न केवल रखते हैं, बल्कि साथ ही साथ जब किसी मुद्दों पर तर्क और वितर्क होता है तो वो किस हद तक चला जाता है, वो किस तरीके से सीमाएं लांघ जाता है, ये भी हम लोग देख रहे हैं लगातार 2 सत्रों में। और जहाँ तक आपने कही कि मार-पीट भी आपने देखा, हम लोगों ने सबने देखा, तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी सूरत में ना पहली बार के सांसद और ना देश की ये जनता कभी भी चाहती है कि जिसको उन्होंने चुना है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो लड़ते झगड़ते हुए सदन में नजर आए। हमने सबने देखा किस तरह से संसद में, लेकिन कभी कभी पहली बार के सांसद होकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इतने एक्सपीरियंस सांसद हैं, ये इस तरह क्यों कर रहे, हमें ये मुद्दे उठाने हैं, ये कहना है, वो कहना है। कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, मायूस नहीं होते आप? नंबर 1 तो ये सवाल है। और दूसरा सवाल मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ अपना पार्टी लीडर ही सही है, ये मानकर सांसदों को चलना पड़ता है, या रोल मॉडल और अच्छे प्रवक्ता जो हैं वो दूसरी पार्टी से भी हों तो कभी कभी सुनने का मन करता है? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? डेफिनेटली, जहाँ तक मायूसी की बात है तो मायूसी तो हुई है इस बार। मैंने जैसे आपको पहले बताया, और फर्स्ट टाइमर हैं हम लोग, और जब सार्थक चर्चा ना हो तो और लगातार सदन जो है अडजर्न होता रहे, और इस बार भी तकरीबन 3 हफ्ते, पूरे 4 हफ्ते सेशन चला है 25 से लेकर 20 तक, 3 हफ्ते तो चला ही नहीं है। तो ये बड़ी मायूसी वाला भी और निराशा वाला माहौल रहा। और क्योंकि बहुत सारे विषय थे नाविका जी जो हमारे लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी थी हम उठाएंगे, और देश के विषय भी, चाहे वो देश के रिसोर्सेस पे सवाल उठ रहे थे, किसी एक आदमी के लिए लूटे जा रहे हैं, या देश में भाईचारे को लेकर जो मसला लगातार आग लगाई जा रही, हमारे किसान लगातार पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे लगातार महीने से ऊपर, जगजीत डल्लेवाल जी आज 1 महीने से ऊपर होगा भूख हड़ताल पे, उन पर चर्चा ही नहीं हुई। वो ज्वलंत इश्यूज हैं, इस पे चर्चा सदन में नहीं होगी तो कहां होगी? अब मैं एक रैपिड फायर राउंड करूंगी और अपने सारे आज के पैनलिस्ट और सांसदों से पूछना चाहूंगी कि अपनी पार्टी का नेता नहीं, अपने से जो विपरीत पार्टी है उसका एक नेता जो इस संसद में है जो आपको इंप्रेस करता है, उसका नाम बताना है। तो शुरू करते हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, आप प्रेजेंट पार्लियामेंट में किसको समझते हैं कि हाँ ये अच्छे नेता हैं? देखिए नवाका जी, अभी उनको समय बहुत कम हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी जी की स्पीच हम सबने सुनी पार्लियामेंट में, और एज अ फर्स्ट टाइमर, एज अ यंग मेंबर भी जब मैंने उनकी स्पीच सुनी तो बहुत सहजता से, सरलता से और बहुत एक एक मुद्दे को कवर करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत एंटिसिपेशन भी था उनका पार्लियामेंट में आने का। राहुल गांधी नहीं कहा आपने, प्रियंका गांधी कहा। बर्वे जी नोट कीजिएगा। राजेश वर्मा जी, राजेश वर्मा जी। वैसे तो मैं अपने पार्टी के नेता चिराग पासवान जी से पर वो तो मैंने रूल आउट कर दिया, आप नहीं कह सकते, अपनी पार्टी के नेता को नहीं कह सकते। अपनी पार्टी के नेता के अलावा मुझे अनुराग ठाकुर जी जो बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो बड़े हमको इम्प्रेस करते हैं। इनफैक्ट यदि आप अपोजिशन में भी हमसे पूछेंगे तो मैं टीएमसी के जो अभिषेक बैनर्जी जो हैं, उनका भी मैंने 1-2 बार स्पीच सुना तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइमर है, उनके सारे स्पीचेस को हम लोगों ने देखा, तो मुझे लगता है कि यंग में ये ऐसे चेहरे हैं जो हम लोग को फर्स्ट टाइमर को बड़ा इम्प्रेस करते हैं। कांग साहब, आप किससे इम्प्रेस्ड हैं? देखिए, अखिलेश जी बहुत अच्छा, बहुत संतुलित बोलते हैं अखिलेश यादव जी। प्रियंका जी की जो मैडन स्पीच थी बहुत प्रभावित किया उन्होंने, बहुत अच्छा बोली, बड़े संयम से बोली। और राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के पुराने नेता हैं, बड़ा बैलेंस और सार्थक बात करते हैं जब भी सदन में उठते हैं। तो ये 3-4 लोग बहुत ही प्रभावित किया जिन्होंने इस सेशन में मुझे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष से भी कोई पसंद आ रहा है। बर्वे साहब, 2 वोट आ गए प्रियंका जी के लिए, राहुल गांधी के लिए अब तक नहीं आया। अब आप तो राहुल गांधी का नाम ले नहीं सकते क्योंकि जो रूल्स मैंने बताए उसमें आप अपने नेता का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप किससे इम्प्रेस्ड हैं? बिल्कुल, हमने शुरुआत तो
जब मैं मेरा राजनीतिक जीवन शुरुआत किया हूँ तो राहुल जी को देखकर ही शुरुआत किया हूँ। लेकिन आपने बोला है कि विरोधी, तो मैं जिनसे यहाँ पर 2007 से मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है, तो यहाँ पे हमने गडकरी जी से लड़ते हुए शुरुआत की है, नितिन जी गडकरी से। लेकिन जब मैं संसद में पहुंचा तो उनका एक अलग रूप देखा मैंने वहां पर, कि वो जब प्रश्न का उत्तर देते हैं तो बेबाकी से देते हैं और सच देते हैं, और वो अपने डिपार्टमेंट की गलतियां अरे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे डिपार्टमेंट से ये गलती हुई है। जैसे एक रोड एक्सीडेंट के विषय पे हमने जब बात की तो उन्होंने लास्ट 5 ईयर्स पहले उन्होंने एक रोड एक्सीडेंट कैसे कम होंगे इसके लिए एक योजना बनाई थी, लेकिन वो योजना उनकी फेल हो गई, एक्सीडेंट कम होने के बजाय बढ़ गए। तो उन्होंने सदन में उसको माना कि हाँ मेरे डिपार्टमेंट ने, हमने शुरुआत तो की लेकिन हम लोग उसमें फेलियर हो गए। तो इतने बेबाकी से उत्तर देना और ईमानदारी से अपनी गलतियां को मानना, तो ये मुझे तो बस पूरे 2 सेशन के अंदर वो एक व्यक्ति ऐसे लगे, मेरे विरोधी है क्योंकि मैं तो आरएसएस के संघ मुख्यालय में ही से ही चुनकर आता हूं, और वहां पे हमने तो डे 1 से उनसे लड़ते हुए आए, लेकिन फिर भी उनकी वो प्रश्न के उत्तर देते समय उन्होंने उनकी जो एक्सेप्टेशन है कि मेरी गलती है, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत शानदार बात है, और यही संसद की शानदार बात होती है कि अपने विरोधियों में भी आप देखते हैं कि अच्छी बातें उनमें क्या हैं, और ये एक हेल्दी ट्रेंड मैं कहूंगी जो सारे सांसदों को रखना चाहिए। मैंने कम से कम 30-32 सालों की जर्नलिज्म की है, और मैंने वो दौर भी देखा है जब एक दूसरे की तारीफ की जाती थी संसद में। अब ऐसा कम होता है। ये विषय थोड़ा सा इसके बारे में सोचने की बात है। लेकिन खंडेलवाल जी, अब आपके लिए चैलेंज है, आपको विरोधियों में से, विपक्ष में से कोई नेता बताना है जो आपको इम्प्रेस करता है। देखिए, मैं सुप्रिया सूले से इम्प्रेस हूँ। वो बहुत अच्छा बोलती है, नापातुला बोलती है। चिराग पासवान जी और राम मोहन नायडू जी जब भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग हैं जो संसद की गरिमा को और मर्यादा को बरकरार रखते हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी है, कोई पसंद नहीं है आपको? कांग्रेस के लोगों को हमने झगड़ा करते हुए देखा है, तो इसलिए अभी उनके विषय में, उसमें वैसे एन के प्रेमचंद जी बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। वो केरल से आते हैं। एन के प्रेमचंद जी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो लेफ्ट पार्टी को, हाँ बिल्कुल लेफ्ट पार्टी से है, लेकिन केरल से आते हैं, आरएसपी के हैं। जी बरवे साहब, सॉरी इस बार तंबोला में आपका नंबर नहीं लगा, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नहीं लगा। लेकिन एक और रैपिड फायर करती हूं मैं पूछना चाहती हूं पुष्पेंद्र सरोज आपसे, क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, हाँ या ना? देखिए, मैं इस चीज पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जनता ही सबकी मोहताज होती है। जनता ने जो चुना है सही चुनाव होगा, और आने वाले चुनाव जैसे भी रहेंगे जनता ही हमेशा जीतती है और जनता ही हमेशा सर्वोपरि। ये तो है, लेकिन गलतियां तो खुद करता है कभी इंसान। हम भी अगर परीक्षा देने जाते हैं तो हमें पता होता है कि सवाल गलत था या हमने तैयारी ठीक नहीं की थी। तो इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि तैयारी कम थी क्या कांग्रेस पार्टी के, या फिर ईवीएम खराब थे? कांग्रेस के सांसद बैठे वो ज्यादा इसका अच्छे से उत्तर दे पाएंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं जनता ही सर्वोपरि होती है, और जो भी चुनाव का नतीजा होता है उसको मान लेना चाहिए। चलिए, तो बरवे साहब आपसे पूछना चाहूंगी, आपको नेताओं में कौन ज्यादा पसंद है? मैं 2 चॉइसेस दे रही हूं, ममता बनर्जी या अखिलेश यादव? दोनों ही नेता पसंद है मुझे, दोनों ही बहुत अच्छे वक्ता एक है। चुनना है ना, यही तो दिक्कत है। अब जनता भी जब वोट करने जाती है तो एक ही कैंडिडेट चुनना होता है, दो नहीं चुन सकती। जरूर ममता जी ही मुझे ज्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि अखिलेश जी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक प्लेटफॉर्म मिला है, ममता दीदी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। महिला रहने के बावजूद भी उन्होंने एक अपनी अलग शख्सियत तैयार की है। बंगाल में इतना विरोध होने के बाद में, केंद्र से इतना परेशानियां झेलने के बाद भी अड़िग है वो, और फिर से मुख्यमंत्री करके चुनकर आई है। तो उनकी हिम्मत की तो दाद दूंगा, जैसे को तैसा उत्तर देने में एकदम माहिर है, तो मुझे ज्यादा पसंद है। अखिलेश जी भी लड़ रहे हैं यूपी में, वो भी मुझे पसंद है, लेकिन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको ममता दीदी ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं पूछूंगी राजेश वर्मा जी, आपको कौन पसंद है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी?
अब इस दोनों में से एक है तो मैं प्रियंका गांधी जरूर बोलूंगा, क्योंकि सी कंपैरेटिवली सी इज मोर मैच्योर, और जो उनके स्पीचेस हैं उस स्पीच में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन में यदि आप देखेंगे तो कुछ नॉलेजेबल कंटेंट होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आजकल उनके बैग्स भी संसद में बहुत चर्चा में है, चाहे वो फिलिस्तीन का बैग हो, बांग्लादेश का बैग हो, वो भी संसद में चर्चा में रहते हैं। कांग साहब, आपको कौन पसंद है बीजेपी में? मोदी पसंद है, अमित शाह पसंद है, या योगी आदित्यनाथ? देखिए, जब बीजेपी में ही अगर आप चॉइस देंगे तो अमित शाह जी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो उनका जो भाषण भी होता है बड़ा बड़ा कंक्रीट और तथ्यों से भरपूर रहता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह जी जब भी बोले हैं, मैंने 3-4 भाषण उनके सुने हैं पिछले जो लोकसभा थी 2019 से 24 तक, तो अमित शाह जी इन तीनों में से तो अमित शाह जी डेफिनेटली ज्यादा प्रभावित करते हैं। चलिए कांग साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। खंडेलवाल साहब, अब आपसे भी पूछना पड़ेगा, तो मैं पूछूंगी, कौन ज्यादा पसंद है लीडर्स में से आपको? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? अगर तीनों में आप मुझे चॉइस की बात करेंगे तो अखिलेश यादव मुझे तीनों में ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि अखिलेश जी जब भी बात कहते हैं तो उसको तथ्यों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो सफल नहीं हो पाते। तो लेकिन फिर भी अगर तीनों में तुलना की जाए, राहुल जी में, ममता जी में और अखिलेश में, तो मैं अखिलेश जी को उन दोनों के मुकाबले ज्यादा पसंद करूंगा। बहुत बहुत बढ़िया बात है। और यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, यही खूबसूरती है हमारे संसद की, जहां एक दूसरे के बीच में बहुत सी चीजें अलग हैं, आइडियोलॉजीज अलग हैं, अपने मुद्दे अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ जब बैठते हैं तो आपस में हमें एक दूसरे की अच्छी बातें भी नजर आती हैं, कुछ बुरी बातें भी नजर आती हैं। आगे बढ़कर क्या एक नया साल और एक नई शुरुआत होगी। मैं पांचों पहली बार के सांसदों से उम्मीद करूंगी, जनता भी ये उम्मीद करेगी कि 2025 सार्थक हो और इसमें सार्थक चर्चा हो, लोगों के मुद्दे आए संसद में, और कम से कम ये जो रोज का हो हल्ला है ये बंद हो। होगा कि नहीं, दारोमदार आप सबके कंधे पर है।